शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो सनातन धर्म से रिलेटेड है। सनातन धर्म की यहाँ पर डीएम के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के जो लीडर हैं, मतलब तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी के एक लीडर हैं, उन्होंने सनातन धर्म की आलोचना करी है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म में जातिवाद मौजूद था। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें वर्ण व्यवस्था वाला सिस्टम चलता था। वर्ण व्यवस्था के चलते ही चलते चार वर्ग सामने आए: ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्णों की इसमें व्यवस्था करी जाती है। हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, जैसे कि उस समय में सती प्रथा हुआ करती थी। इसके बाद हम देखेंगे दास प्रथा हुआ करती थी। इसके साथ साथ में आप देखेंगे यहाँ पर अछूतों के साथ, शूद्रों के साथ में किस प्रकार से दास के बराबर व्यवहार किया जाता था। महिलाओं की कंडीशन जो है शूद्रों के बराबर ही आप उनको समझ लीजिए। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म है या फिर सनातन धर्म है उसमें कुछ कमियां नहीं हैं। इतने ज़्यादा धार्मिक कर्मकांड है, इतनी ज़्यादा कुरीतियां हैं, इसी के चलते चलते तो भक्ति आंदोलन हुए थे। इसके चलते चलते ही बौद्ध धर्म का जन्म हुआ या फिर अन्य धर्मों का उदय भी यही सब कारणों के चलते चलते हुआ था। अब यहाँ पर जो डीएमके के जो लीडर हैं उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के कुछ बोल दिया है। इसी के चलते चलते पूरे जो विपक्ष वाले हैं, पूरी की पूरी जो केंद्र सरकार है, वो उनको आड़े हाथों ले रही है। Tamilnadu's ruling party has its roots in the self-respect movement begun by E.V. Ramaswamy Periyar. The early 20th century movement opposed the caste and religion, positioning itself as rationalist movement against social evil. जब आप कभी देखेंगे, पढ़ेंगे कभी ईवी रामस्वामी पेरियार के बारे में, इन्होंने 20वीं शताब्दी में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट था, इसमें जातिवाद और धर्म का विरोध किया गया था। इसी के चलते चलते डीएमके के जो लीडर हैं उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के ये टिप्पणी करी थी। तो बीजेपी की तरफ से उनका जो स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि ये जो नेता हैं सनातन धर्म को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। वोट के लिए, वोट बैंक की ये राजनीति कर रहे हैं। और सनातन धर्म कैसे ख़त्म हो सकता है? सनातन का मतलब होता है शाश्वत। हिंदू धर्म इज़ द प्राइमरी एजेंडा ऑफ द अपोजिशन अलायंस एनडीए विच डीएमके इज़ पार्ट। केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि देखिए, अपोजिशन का जो अलायंस बना है इंडिया, जिसको बोल रहे हैं अपोजिशन पार्टीज़ का, उनका जो प्राइमरी एजेंडा है वो हिंदू धर्म है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर बातचीत करी जा रही है। अब हम यहाँ पर सनातन धर्म के बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, कैसे करके इसकी व्युत्पत्ति हुई है एंड इसके रूट्स कहाँ कहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं सनातन धर्म के। सनातन धर्म जो है संस्कृत की टर्म है, जिसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इटर्नल रिलीजन के तौर पर। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत। शाश्वत का मतलब है कोई भी चीज़ जो कि हमेशा हमेशा के लिए मौजूद हो, जिसको हम बोल सकते हैं अमर, या फिर इटर्नल लॉ के रूप में इसको जाना जाता है। अनशेकेबल वेनेरेबल ऑर्डर के रूप में भी इसको जाना जाता है। वेनेरेबल मतलब वंदनीय ऑर्डर, या फिर एंशिएंट एंड कंटिन्यू गाइडलाइन के तौर पर इसको परिभाषित किया जाता है। मिथोलॉजिस्ट एंड ऑथर देवदत्त पडिक्कल की बात करें, ठीक है, इन्होंने पोस्ट किया था ऑन एक्स, फॉर्मरली ट्विटर, दैट द वर्ड सनातन मीनिंग इटर्नल डज नॉट अपीयर इन वेदास। लेकिन जो मिथोलॉजिस्ट हैं देवदत्त पडिक्कल कह रहा हूँ, पटनायक, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इनका कहना है कि इसका उल्लेख जो है वेदों में हमको नहीं मिलता है। ये जो शब्द है सनातन स्टार्टेड बीइंग यूज्ड इन भागवत गीता। इस शब्द का प्रयोग हमको भागवत गीता में देखने को मिलता है और ये रिफ़र करता है, बताता है नॉलेज ऑफ द सोल को, आत्मा के नॉलेज को बताता है कि आत्मा क्या चीज़ है। इससे हमें पता चलता है आत्मा के बारे में, जो कि शाश्वत है। पटनायक said in a video
he posted, one can say that Sanatan Dharma refers to eternal religious which believe in soul and rebirth. तो सनातन धर्म का मतलब हम क्या लगा सकते हैं? सनातन धर्म का मतलब है कि शाश्वत धर्म। शाश्वत धर्म हम किसको बोलेंगे? जिसमें सोल और रीबर्थ के बारे में उल्लेख किया गया हो, इसी को शाश्वत धर्म के रूप में माना गया है। अब यहाँ पर जो पहली बार हमको टर्म दिखाई दे रहा है, जैसे कि भागवत गीता की यहाँ पर बात करी जा रही है ना, कि भागवत गीता में हमको सनातन धर्म का उल्लेख मिला है। तो यहाँ पर गीता में अर्जुन को जो संदेश दिया जाता है लॉर्ड कृष्ण के बारे में, लॉर्ड कृष्ण के द्वारा उन्होंने कहा है, व्हेन द क्लान इज विटिएटेड, जब भी क्लान विटिएटेड हो जाए, दूषित हो जाए। क्लान का मतलब होता है कुल दूषित हो गया, इसका मतलब ये है सनातन धर्म ऑफ द क्लान आर डिस्ट्रॉयड। तो जो कुल का सनातन धर्म है वो भी दूषित हो गया, ऐसा इनकी तरफ से बताया जाता। लिपिनर ने नोट किया था इसी प्रकार की जो सिमिलर टर्म है वो यूज़ किया गया था द्रौपदी के लिए, व्हेन ही डिड नॉट स्पीक अप ऑन हर बिहाफ। जब द्रौपदी के लिए, द्रौपदी के बिहाफ में कोई बोलता नहीं है, उस टाइम में भी जो है इस टर्म का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये जो टर्म है मोस्ट कॉमनली हम इसको एसोसिएट करके देखते हैं हिंदुइज़्म से, लेकिन इसका इस्तेमाल जैन और बौद्धिस्ट लोग भी करते हैं, बिकॉज ये जो रिलीजस है ना वो रीबर्थ के ऊपर में बिलीव करते हैं। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर रिलीजन्स दैट बिलीव इन वन लाइफ, दैट इज़ जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम विच कम फ्रॉम द मिडल ईस्ट। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की, कि न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं। तो देखिए, हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, ठीक है, उदयनिधि को लेकर के। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। इन्होंने सनातन धर्म के ऊपर कुछ रिमार्क्स दिया है और यही रिमार्क्स बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है। इनका कहना है कि सनातन धर्म में जो प्रिंसिपल हैं वो लोगों को डिवाइड करने का काम करते हैं, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर। शुरू से ही आप देखते आ रहे हैं, आप अदर कास्ट में शादी नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरे धर्म में शादी नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी जातिगत हिसाब से ही काम कर पा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें हिंदू धर्म की तरफ से मिली हैं। तो स्टालिन का कहना है कि ये जो सनातन धर्म है ना, लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम करता है, ठीक है। और यदि हमें इस चीज़ को रोकना है तभी जाकर के ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन इक्वलिटी हम ला सकते हैं। और मैंने जो भी बात कही है उस बात को लेकर के मैं फर्मली एफर्म हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ। तमिलनाडु के स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने की जो कमेंट है कि हमें जो है सनातन धर्म को इराडिक्शन करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। जैसे कि डेंगू, मॉस्कीटो, मलेरिया, कोरोना वायरस, इनको समाप्त करने की ज़रूरत है। ठीक इसी प्रकार से हमें सनातन को भी ख़त्म कर देना चाहिए। तो इन्होंने बात जो कही थी उसको यहाँ पर दूसरे तरीके से ले लिया जा रहा है, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है ना, प्रो हिंदुत्व वाला सिस्टम चल रहा है आज के टाइम में। आज का समय ऐसा चल रहा है कि आप हिंदुओं के ख़िलाफ़ में यदि कुछ बोल देंगे ना तो फिर आपकी राजनीति का तो करियर समझ लो ख़त्म हो गया है। आज बीजेपी भी यदि शासन कर पा रही है वो एक ही दम पे कर पा रही है कि आज वो हिंदुओं को साथ में लेकर चल रही है, इसलिए वो राज कर पा रही है। इसके बाद यहाँ पर जो आप डेटा प्रस्तुत करेंगे, ये डेटा पॉल्यूशन को लेकर के है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, पूरा धुंध कोहरा छाया हुआ है और ठंडी के दिनों में तो कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है दिल्ली की कि वहाँ पर आपको सामने से जो गाड़ी आ रही ना वो भी दिखाई नहीं देगी। फिर जब पास में आएगी अचानक से तब आपको दिखाई देगी कुछ आ रहा है करके। तो ये सब जो चीज़ संभव हो पा रही है, ये सारी की सारी चीज़ें पॉल्यूशन के चलते चलते हो रही हैं। दिल्ली में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, कारखानों की चिमनियों से धुआं निकल रहा है, ठीक है। कहीं पर ओपन फायरिंग की जा रही है, आग जलाई जा रही है, अलाव जलाई जा रहे हैं, खेतों में पराली जलाई जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसके चलते चलते दिल्ली में हमको पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, चार्ट फर्स्ट की यदि हम बात करें, कहाँ गया चार्ट फर्स्ट,
ये रहा चार्ट फर्स्ट। ये जो चार्ट फर्स्ट है ये बताता है कि PM 2.5 का कंसंट्रेशन कितना है। PM 2.5 रिलेटिव टू WHO गाइडलाइंस, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, टोबैको, चाइल्ड एंड मैटरनल माल न्यूट्रिशन। देखिए, यदि जो PM 2.5 का लेवल है वो कितना रहना चाहिए, इससे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो जाएगा 4.5 यदि है, हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमको देखने को मिलता है, टोबैको, चाइल्ड एंड मैटरनल मालन्यूट्रिशन। इन सब के चलते चलते आपको कितने साल का लाइफ लॉस्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि चाइल्ड एंड मैटरनल मालन्यूट्रिशन के चलते चलते जो लाइफ का लॉस्ट हो रहा है वो 1.8 ईयर है। तंबाकू के चलते चलते वो भी 1 से 2 के बीच में हो रहा है। हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के चलते चलते लगभग 2 से 2.5 साल की उम्र कम हो जा रही। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के चलते चलते 4.5 साल आपके कम हो जा रहे हैं। और PM 2.5 रिलेटिव टू WHO गाइडलाइंस, इससे लगभग 5.5 साल आपकी उम्र कम हो जा रही है। यहाँ पर जो चार्ट नंबर फर्स्ट है वो एनुअल 2.5 कंसंट्रेशन इन द टॉप 25 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ के रूप में बताया जा रहा है इस ग्राफ के माध्यम से। जैसे कि ईयर बाई ईयर यदि हम देखें UK, US अभी कहाँ पर खड़े हैं, इसके साथ साथ में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की बात करी जा रही है। PM 2.5 का कंसंट्रेशन यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे कि 10 माइक्रोग्राम, 20 माइक्रोग्राम, 30 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम, 60, 70, 80, 90। और यहाँ पर रेड कलर से जो कंट्रीज़ दिखाई गई हैं ना, इन कंट्रीज़ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए यूनाइटेड किंगडम और US जैसी जो विकसित देश हैं उन्होंने किस प्रकार से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया है। और इंडिया का जो ग्राफ यहाँ पर दिखाया जा रहा है उसमें भी गिरावट हमको देखने को मिली है। तो इंडिया का जो ग्राफ है आप देख रहे हैं, ये ब्लू वाली जो लाइन है ना, ये ब्लू वाली लाइन इंडिया के लिए ही प्रस्तुत करी गई है। तो ये ब्लू वाला ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये चाइना का ग्राफ है, थोड़ा सा कलर में मिस्टेक हो गया। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है आप देख रहे हैं ये चाइना का ग्राफ है। 2001 के लगभग लेवल में पहुंच गया है 2021 में। लेकिन वहीं यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ग्राफ कितने ऊपर में चल रहा है, मतलब PM 2.5 के कंसंट्रेशन की यदि हम बात करें तो वो 50 के लेवल में चला गया है। उससे भी कहीं ज़्यादा आगे कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के नीचे में इंडिया जाता है, इंडिया के नीचे में नेपाल है और नेपाल के नीचे में है पाकिस्तान। कुल मिलाकर के पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन हमारे देश में हो रहा है। अब यहाँ पर चार्ट नंबर 3 जो आपको दिखाई दे रहा है, इस चार्ट को आप समझने की कोशिश करिए कि देखिए यहाँ पर यदि PM 2.5 का जो लेवल है कम ज़्यादा होता है तो इसका असर कितना ज़्यादा हमारे जीवन के ऊपर पड़ने वाला है। देखो, जैसे दिल्ली में इसका जो लेवल है यदि 126.52 है, अभी कितना है 126.52 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इससे जो हमारी लाइफ है लगभग कितने साल का हमको लॉस देखने को मिलेगा, 11.9 साल का लॉस हमको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इसका लेवल 94 है, 8 साल आपकी उम्र कम हो जाएगी। हरियाणा में है 90, लगभग 8.36 साल कम हो जाएगी। बिहार में 86 है, 7.96 साल आपकी उम्र कम हो जाएगी। पंजाब में 70, त्रिपुरा में 67, वेस्ट बंगाल में 64। तो इससे हमारी जो लाइफ है लगभग 4 से लेकर के 11 साल कम हो जा रही है। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन से हमको नुकसान होता है। इसके बाद वाली जो अगली न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो असम के एंटी पोलोगैमी लॉ से रिलेटेड है। एंटी पोलोगैमी लॉ हम किसको बोलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, कोई एक व्यक्ति है उसने शादी किया है, ठीक है, ये एक पत्नी वाली व्यवस्था हो गई। हमारा हिंदू धर्म जो है यही बोलता है कि आप जो है एक पत्नी रख सकते हैं।
यदि उसने एक से ज़्यादा पत्नियां रख लिया है तो ये हमारे धर्म में मना ही है। इसी को हम एंटी पोलोगेमी लॉ बोलते हैं। तो जो पॉलीगेमी है, बहुपत्नी विवाह है, उसको अपराध की इस कैटेगरी में रखा गया है असम की गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसके विपक्ष में आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसके चलते चलते वो दूसरी शादी कर रहा है या फिर दूसरी पत्नी को रख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर उसकी जो पत्नी है उसके साथ में नहीं रहना चाह रही है। दूसरी नंबर की बात है वो तलाक नहीं देना चाह रही है। तीसरी नंबर की बात यह है, ठीक है, महिला को कोई बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी से वो जूझ रही है या फिर उसके लड़के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन भी आती है जिसके चलते चलते आदमी क्या है, कभी कभी एक और औरत रख लेता है या फिर पता भी नहीं चलता है और उसने दूसरी शादी कर लिया है चुपके से। ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं हमको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन असम की जो सरकार है वो चाहती है कि इससे क्या है ना, पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाती है। सोच रही कि एक काम करते हैं, हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं और पार्टिकुलरली यहाँ पर जो टारगेट किया जा रहा है वो मुसलमानों को ही टारगेट किया जाएगा, क्योंकि हिंदुओं में तो उतनी ज़्यादा हमें पत्नियाँ देखने को नहीं मिलती हैं जितनी हमको मुस्लिम लोगों में देखने को मिलती हैं। असम की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक 3 मेंबर वाले पैनल को, कमेटी को, ताकि ये ड्राफ्ट कर सके एक प्रपोज्ड लॉ को जिसके माध्यम से पॉलीगेमी को हमारे स्टेट में ख़त्म किया जा सके। ऐसा कहना है चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा का संडे के दिन में। इसमें मेंबर की बात करें तो इसमें शामिल हैं एडवोकेट जनरल देवाजीत सैकिया, लीगल रिमेम्बरेंस कुंतल शर्मा पाठक एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गजेंद्र प्रताप सिंह। गजेंद्र प्रताप सिंह, तो इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो कौन लोग शामिल हैं, जैसे कि एक एडवोकेट हो गया, एक पुलिस का आदमी हो गया, एंड रीमेम्ब्रेंसर। रीमेम्ब्रेंसर का मतलब होता है अनुस्मारक। ए पर्सन विद द जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिमाइंडिंग अदर ऑफ समथिंग। क्रोनो सर्कल। मिस्टर शर्मा का कहना है कि असम की गवर्नमेंट ने पहले फॉर्म किया था एक कमेटी का जिसके हेड थे फॉर्मर गुवाहाटी हाई कोर्ट जज जस्टिस रूमी पूकान, जो कि रिटायर्ड होकर चुके, ताकि एग्जामिन किया जा सके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू इनेक्ट एन एंटी पोलोगामी लॉ। इनका कहना था कि हम यदि कानून बनाएंगे तो ये कानून का असर कैसा रहेगा, क्या इसको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, इसके लिए हमने एक कमेटी का गठन किया था। हम शुरू में चाहते हैं कि इसको चेक करें, इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू बैन पॉलीगैमी। सबसे पहले हमें खुद ही ये समझना है कि क्या इसको बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि जनता की तरफ से बहुत सारे व्यू आ रहे थे, ठीक है, एंटी पोलोगैमी लॉ को लेकर के। तो 149 इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट रिस्पॉन्डेड एंड 146 सपोर्टेड द मूव एंड 3 अपोज्ड इट। तो बहुत सारे इनको सपोर्ट ही मिल रहा है, विरोध बहुत कम हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो असेंबली पोल का जो इलेक्शन है उसके पहले यदि ऐसा संभव हो पाता है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सफलता रहने वाली है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड देखने वाले हैं। यहाँ पर आदित्य L1 मिशन के बारे में बताया जा रहा है कि अभी इसने क्या काम किया है, पृथ्वी की जो कक्षा है इस कक्षा को इसने चेंज कर दिया, अभी वो ये वाली कक्षा में आ गया है, सन अर्थ L1 वाली कक्षा में ये पहुंच गया है। तो यहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें ये देखना है कि ये सूरज के अध्ययन के लिए हम इसको भेज रहे हैं, लेकिन ये सूरज का चक्कर नहीं लगाएगा। ये एक जगह में स्थिर रहेगा और वहाँ पर स्थिर होकर के चुपचाप सूरज के बारे में जानकारी हमको भेजते जाएगा, जैसे कि सोलर विंड या फिर सौर पवन कैसे होती हैं,
क्या क्या इनसे निकल रहा है, कैसे करके निकल रहा है, सारी की सारी जानकारी हमको यहाँ से मिलने वाली है। इसके अलावा एक बात ये हमें ध्यान रखना है कि नॉर्मली हम देखते हैं किसी भी चीज़ को भेजा जाता है तो वो जैसे कि चंद्रमा के चक्कर लगाने लग जाएगी, अन्य ग्रहों के चक्कर लगाने लग जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम इसको ऐसी जगह में भेज रहे हैं जहाँ पर ये स्थिर हो सके। तो वो जो जगह होती है उसको हम L1 पॉइंट से डिनोट करते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट की खास बात ये है कि यहाँ पर ये इधर का गुरुत्वाकर्षण और उधर का गुरुत्वाकर्षण, सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है आपस में बैलेंस हो जाता है। इसी के चलते चलते चीज़ें वहाँ पर जाके चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद हम केंद्र सरकार के दीक्षा ई एजुकेशन प्लेटफार्म की बात करने वाले हैं, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज सेट टू इंटीग्रेट पर्सनलाइज्ड एडाप्टिव लर्निंग। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या काम करने वाली है, वो इंटीग्रेट करेगी पर्सनलाइज्ड एडाप्टिव लर्निंग सिस्टम को इनके जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है दीक्षा प्लेटफार्म। यहाँ पर दीक्षा प्लेटफार्म में कुछ संशोधन होने वाला है। PALs का जो सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है उससे ये एक्सपेक्टेशन लगाया गया है, इसके माध्यम से टू अलाउ ईच स्टूडेंट टू हैव ए इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस ओवर द कोर्स ऑफ करिकुलम बेस्ड ऑन देयर यूनिक नीड्स एंड एबिलिटीज़। इसके माध्यम से क्या हो पाएगा, प्रत्येक जो स्टूडेंट हैं टू हैव एन इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। अब क्लास में सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यदि हम कुछ ऐसे संशोधन कर दें इसमें कि भाई ऐसा लगे कि एक इंडिविजुअल को एक मास्टर पढ़ा रहा, अकेले पढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें लाई जाएंगी। दीक्षा की बात करें, ये जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और ये प्रोवाइड करता है ई कंटेंट फॉर स्कूल्स बाय एन ऑनलाइन पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन। दीक्षा के माध्यम से बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड कर करके आपको दिखाए जाते हैं एजुकेशन के ऊपर। इसके लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है आज का, वो इंडिया में भुखमरी की समस्या को लेकर के है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे देश में कितनी सारी स्कीम चलती हैं। सरकार क्या काम करती है, गरीबों को कम दाम में अनाज अवेलेबल कराती है। सरकार किसानों से MSP पर अनाज की खरीदी करती है। सबसे पहला काम सरकार ने क्या काम करी है, किसानों से अनाज खरीदी है और अपने पास में स्टोर करके रख ली है। यहाँ पर सरकार ने MSP इंश्योर कर दी है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दी और इससे किसानों का भला हुआ। दूसरा भला वो करती है इन गरीब लोगों का, इनको सस्ते दाम पर फ्री में अनाज प्रोवाइड करके। तो इतनी बड़ी बड़ी स्कीम केंद्र सरकार चला रही है, इसके बाद भी हमारे देश में भुखमरी की समस्या आखिर है क्यों? तो एक बात आप ध्यान ये रखिए कि देखिए, राशन की यदि हम बात करें ना, तो राशन हर महीने कभी मिलता है, कभी नहीं मिल पाता, कभी वेट करना पड़ जाता है। ठीक है, आप गए हैं राशन, पता चला कि ख़त्म हो गया है नहीं अभी। राशन के अंतर्गत आप इस महिला की कल्पना करिए, इसको आप ये कहोगे कि तुम चावल ही चावल खाते रहो। ठीक है, आपको हम चावल दे रहे हैं राशन की दुकान में और इसके अलावा हम आपको गेहूँ दे रहे हैं। तो बताइए, जब ये दिन में मजदूरी करके 200 रुपये कमा रही है, ठीक है, आपने गेहूँ दे दिए इसको, चावल दे दिए इसको, इसके लड़के बच्चे हैं, इसका पति है, इसका परिवार है और इनकी आय दिन में मात्र 200 रुपया है। इस 200 रुपया में इनको क्या काम करना है, अपना घर बार चलाना है, इसी में अपने खाने का खर्चा चलाना है। 3-3 4-4 लड़के बच्चे हैं, तो आप सोचिए 200 रुपये में ये कैसे संभव हो पाएगा। क्या आप इनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग हफ्ते में एक बार
चिकन या फिर अंडा खाएंगे, कभी पनीर खाएंगे, कभी दूध दही घी खाएंगे, क्या ये संभव हो पाएगा? तो खाली केवल यदि आप कह रहे हैं कि हम चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं फ्री, इससे कुपोषण की समस्या समाप्त हो जाए, तो ये चीज़ संभव नहीं है। अब ये बेचारा जो यहाँ पर इनका बच्चा है, ये स्कूल जा रहा है, खाना के बहाने से जा रहा है, और जब आप स्कूल में जा कर के खाना देखोगे, सरकारी वाला खाना कैसा मिलता है, तो कहेंगे कि क्या खाते हैं बच्चे, कैंसर पेट भर के खाते होंगे क्या? खाना के बहाने से तो ये स्कूल जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्कीम चालू किए हैं, लेकिन स्कीम में सुधार करने की हमको ज़रूरत है। 2022 का डेटा आप देख सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के माध्यम से। तो 2022 में टोटल 121 कंट्रीज़ थी, इसमें से इंडिया का जो स्थान रहा था वो 107वें नंबर का था। हम नाइजीरिया और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। पाकिस्तान को 99वां नंबर था और नाइजीरिया को 103वां नंबर था। अब लेकिन सरकार यहाँ पर क्या है ना, दूसरे देशों की रिपोर्ट को मानती नहीं है। वो कहती है कि ये सब जो रिपोर्टें हैं ना, ये भारत को गिराने की कोशिश है, भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। भारत इस प्रकार से जो आगे बढ़ते जा रहा है तो दूसरे देश जो है चिढ़ते हैं, ऐसा इंडिया का कहना। पार्टिकुलरली ये हमारी सरकार का कहना है, जो कभी किसी का सुनती नहीं है, कोई उसकी आलोचना नहीं कर सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की बात करें तो इसमें टोटल 142 कंट्रीज़ शामिल किए गए थे और इंडिया का जो नंबर है 107 है। इसके नीचे अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान का 99 नंबर है, बांग्लादेश का है 84, नेपाल का है 81, म्यांमार का है 71, श्रीलंका का 64 और 1 से 17 के बीच में बेलारूस रहा है। सोमानिया को भी 1 से 17 के बीच में रखा गया है। चाइना को जो है 1 से 17 के बीच में रखा गया है। साल दर साल यदि हम बात करें कितना प्रोग्रेस हो पाया है, तो देखिए 2016 में इंडिया 97वें नंबर में था। 118 कंट्रीज टोटल पार्टिसिपेट किए थे। फिर 119 कंट्रीज़ हुई तो इसमें 100वां रैंक, 103, 102, 94, 101, 107। तो 2016 से आप देखेंगे इंडिया की जो रैंकिंग है कंटिन्यू खराब होते जा रही है। ये जो GHI रहता है, इसमें 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक है कैलोरी अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है अल्प पोषण, मतलब कैलोरी बहुत कम बच्चे ले पा रहे हैं। इसके अलावा चाइल्ड माल न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया जाता है और अंडर 5 की मोर्टलिटी के ऊपर इसमें मेनली फोकस किया जाता है। इसके बाद स्टेट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट आई थी 2022। इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया में 224.3 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल रहते हैं। वहीं यदि हम बात करें स्टेट हंगर इंडेक्स की, तो जो GHI होता है कंप्यूटेड यूजिंग 4 इंडिकेटर। GHI को हम कैलकुलेशन करते हैं, इसके लिए 4 इंडिकेटर बनाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रिवलेंस ऑफ कैलोरी अंडर नरिशमेंट, मतलब कैलोरी बहुत कम, जितनी कैलोरी चाहिए उतनी कैलोरी नहीं मिल पा रही है। स्टंटिंग और वास्टिंग की समस्या के ऊपर फोकस करता है। मोर्टलिटी अमंग चिल्ड्रन बिलो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कितनी मृत्यु हो जा रही है, एंड अंडर 5 मोर्टलिटी रेट के ऊपर ये फोकस करता है। स्टेट हंगर इंडेक्स जो कि स्टेट को बताता है कि भाई कौन सा स्टेट अच्छा काम कर पाया है, कौन सा स्टेट काम नहीं कर पाया है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं और सेम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। केवल कैलोरी अंडर नरिशमेंट को इसमें छोड़ दिया जाता है, विच इज़ रिप्लेस्ड बाई द बॉडी मास इंडेक्स। इसको रिप्लेस किया गया है बॉडी मास इंडेक्स के माध्यम से। अंडर नरिशमेंट अमंग द वर्किंग एज पॉपुलेशन, और इसमें शामिल किया जाता है वर्किंग एज पॉपुलेशन में कितनी कैलोरी कम खपत हो पा रही है। लेकिन यदि आप देखेंगे जो कैलोरी का अंडर नरिशमेंट है ये हमें अवेलेबल नहीं हो पाया है 2012 से ही, और डाटा फॉर स्टंटिंग वास्टिंग एंड मोर्टलिटी को लेकर के NHS 5 भी कुछ हमें बताता है। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, तो ये चीज़ हमें पता चली है
फ्रॉम द फिफ्थ राउंड ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 से इसका डेटा हमें मिल पाया है। वहीं जो प्रिवलांस ऑफ BMI अंडर नरिशमेंट है इस कंप्यूटेड यूजिंग NHS 5, और BMI के लिए जो अंडर नरिशमेंट का कैलकुलेशन है वो NFHS 5 की मदद से ही तैयार किया गया है। स्टेट हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो स्कोर है 0 से लेकर के 100 के बीच में प्रोवाइड किया जाता है। हायर स्कोरिंग का मतलब है कि ज़्यादा हंगर की समस्या मौजूद है, और स्कोर्स बिलो 10 सिग्निफाइंग लोअर हंगर। यदि 10 से कम का स्कोर मिला है मतलब हंगर की समस्या वहाँ पर कम है, 10 से 20 है मतलब वहाँ पर जो भूखमरी है वो मॉडरेट है, और 20 से 30 अंक मिले हैं मतलब सीरियस है, 30 से 40 अलार्मिंग है, और 50 या फिर उसके ऊपर है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग की कंडीशन है। कौन कौन से स्टेट आगे हैं, कौन कौन से स्टेट पीछे हैं, जैसे कि अलार्मिंग कैटेगरी में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ हैं, इनको 35 नंबर मिले हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इनको मिला है 29, मतलब ये नेशनल एवरेज पे हैं। और कुछ स्टेट हैं, ये जो परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्टेट है ना, ये अफ्रीकन नेशंस के साथ में मेल खाता है, जैसे कि हाइती, नाइजर, लाइबेरिया, सीरिया लियोन। मॉडरेट हंगर के अंतर्गत में चंडीगढ़ को 12 नंबर मिला, सिक्किम, पुदुचेरी और केरला को 16-16 नंबर मिला, मतलब ये मॉडरेट हंगर की कैटेगरी में आ गए हैं। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार एंड तमिलनाडु ये मॉडरेट हंगर कैटेगरी में भी आते हैं। सीरियस हंगर की बात करें तो ऑल द अदर स्टेट विच स्कोर्ड बिलो द नेशनल एवरेज एंड अबाउट 20 हैव प्रॉब्लम ऑफ सीरियस हंगर। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो कि लो हंगर की कैटेगरी में हम उसको रख सकें। इसके बाद 2008 में हम देखते हैं कुछ प्रयास किए गए कि भाई ये जो इंडेक्स तैयार किए जाते हैं इनमें कुछ कमियां हो सकती, इनमें हम सुधार करें। तो ये प्रयास किया गया था पूर्णिमा मेनन और अनिल देवलीकर, अंजोर भास्कर के द्वारा। 17 स्टेट में उन्होंने ये अनुमान लगाया था। ये जो पंजाब है इसने लिस्ट में लीड मारा है, और केरला एंड आंध्र प्रदेश फॉलोइंग क्लोजली एज टॉप परफॉर्मर। तो पंजाब टॉपर रहा, केरला रहा, फिर आंध्र प्रदेश रहा। वहीं यदि हम अदर हैंड की बात करें, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ को जो लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में हम रख सकते हैं। अब ये जो इंडिया का GHI स्कोर है वो डिटोरिएटेड रहा है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न है प्रिवलांस ऑफ कैलोरी अंडर नरिशमेंट। जितनी कैलोरी की ज़रूरत है उतनी कैलोरी बच्चे नहीं ले पा रहे हैं, इसी के चलते चलते इनमें अंडर नरिशमेंट हमको देखने को मिल पा रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यदि हम बात करें तो जो प्रपोर्शन ऑफ कैलोरी अंडर नरिशमेंट है इंडिया में वो काफ़ी गंभीर बना हुआ है 2017 से ही। ये 16.3% में पहुंच गया है 2020 में, मतलब 2009 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसके इक्विवेलेंट पहुंच गया है। भारत सरकार क्या काम करती है, इस प्रकार की जो GHI की मेथोडोलॉजी है कैलकुलेशन की उसके ऊपर भरोसा नहीं करती है, लेकिन ये एम्पेरिकल एविडेंस भी तो नहीं दे पा रही है कि हम ये क्लेम कर रहे हैं तो ये सही में अच्छा है, फिर हमारा क्लेम सही क्यों है। नेशनल सैंपल सर्वे राउंड और न्यूट्रिशनल इनटेक हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट सिंस 2011-12 से ही हम क्या काम कर रहे हैं, नेशनल सैंपल सर्वे आयोजित कर रहे हैं न्यूट्रिशनल इनटेक को लेकर के। इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती हैं जिससे कैलोरी अंडर नरिशमेंट जैसी जो चीज़ें हैं सब नेशनल लेवल पर पता लग सकें। 78वें नंबर का जो NSS कंडक्ट कराया गया था 2020-21 में, यहाँ पर 4 की क्वेश्चन शामिल किए गए थे ताकि फूड हाउस होल्ड की जो फूड इनसिक्योरिटी है उसको पता लगाया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात यह है ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है NSS रिपोर्ट से मिस आउट है, हमको देखने को नहीं मिली है। GHI में कुछ कुछ
कमियां हो सकती हैं, जैसे कि कॉन्सेप्चुलाइजेशन को लेकर के, इंडिकेटर सिलेक्शन को लेकर के, एंड क्लस्टर वाइज जो है मेथड का इस्तेमाल किया जाता है इसको लेकर के। लेकिन इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दिया है ना, इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो मेनली रीजन है अंडर नरिशमेंट को लेकर के। इसके अलावा चाइल्ड वास्टिंग, ठीक है, और ये भी हमको काफ़ी ज़्यादा लो इनकम अफ्रीकन नेशन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हमारे गिरावट रही है। यहाँ पर माल न्यूट्रिशन को 3 रूप में हम देख सकते हैं। स्टंटिंग में क्या होता है, उम्र के हिसाब से इनकी एज नहीं बढ़ पाती है। इसके बाद वास्टिंग शब्द आता है, टू थिन फॉर देयर हाइट तो बढ़ गई है लेकिन वज़न नहीं बढ़ पा रहा है। ओवरवेट हम किसको बोलेंगे, चिल्ड्रन अंडर 5 आर ओवरवेट, जितना वज़न होना चाहिए उससे कहीं इनका वज़न ज़्यादा है।